हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। क्लास 10th के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने दो केमिकल रिएक्शंस पढ़े थे, कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन, और दूसरा हमने पढ़ा था डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उसी क्रम में आज का जो हमारा लेक्चर है वो बाकी के रिएक्शंस के ऊपर बेस्ड है। आज के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि कम से कम 4 केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी कर पाए। आज के लेक्चर का जो पहला केमिकल रिएक्शन होगा वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर बात इसकी डेफिनेशन की करें तो ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई एक हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस, एक्चुअली एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, किसी कंपाउंड में से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को सब्स्टिट्यूट करे तो रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। ध्यान रखेंगे, ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, अब वो चाहे मेटल हो या फिर नॉन मेटल हो, अगर मेटल है तो मेटल को डिस्प्लेस करेगा, अगर नॉन मेटल है तो नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगा। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हाईली रिएक्टिव मेटल कंपाउंड में से, किसी कंपाउंड में से लेस रिएक्टिव मेटल को, या फिर कोई एक हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल किसी कंपाउंड में मौजूद लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को सब्स्टिट्यूट करे, डिस्प्लेस करे और अपने जाके जुड़े और नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करे, तो रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। ऐसा रिएक्शन जिसमें कोई एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से सब्स्टिट्यूट करे और अपने जाके जुड़े, तो रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाएगा। अब अगर एक एग्जांपल ले लें आप, तो देखें इसमें कि Zn अगर रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट से, यानी जिंक रिएक्ट करे अगर कॉपर सल्फेट से, तो फॉर्म करता है जिंक सल्फेट और प्लस कॉपर। इस रिएक्शन में जिंक एक हाईली रिएक्टिव मेटल है इन कंपैरिजन टू कॉपर। कॉपर के कंपैरिजन में जिंक की रिएक्टिविटी अधिक है, इसलिए यहां जिंक कॉपर सल्फेट में से कॉपर को सब्स्टिट्यूट करेगा और अपने जाके जुड़ेगा इस सल्फेट आयन के साथ, तो कंपाउंड बनाएगा जिंक सल्फेट और बचेगा हमारा कॉपर मेटल। तो हमने डेफिनेशन क्या बताई कि किसी रिएक्शन के दौरान अगर हाईली रिएक्टिव मेटल किसी कंपाउंड में मौजूद लेस रिएक्टिव मेटल को सब्स्टिट्यूट करे और नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करे, तो रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा सब्सटेंस किसके कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव है या लेस रिएक्टिव है। जैसे हमने अभी कहा कि जिंक कॉपर के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसका बेस क्या है, इसका आधार क्या है, कैसे पहचानेंगे कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर के कंपैरिजन में। तो इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे सामने एक रिएक्टिविटी टेबल दिया गया है, एक रिएक्टिविटी सीरीज दी गई है। उस रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आने वाले जो एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, वो जनरली रिएक्टिव होते हैं। जैसे जैसे नीचे की तरफ हम बढ़ते जाते हैं, रिएक्टिविटी डिक्रीज करती जाती है। बीच में एक एलिमेंट आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ऊपर आने वाले जितने भी एलिमेंट होंगे उनको हम हाईली रिएक्टिव मानेंगे और हाइड्रोजन से नीचे वाले को हम लेस रिएक्टिव मानेंगे। जनरली ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को उसके कंपाउंड से सब्स्टिट्यूट कर सकता है। मतलब अगर हम इसी रिएक्शन को लिख दें कि ZnSO4 प्लस Cu, तो फिर यहां कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। रीजन ये है कि जिंक सल्फेट में मौजूद जो जिंक मेटल है ये कॉपर की अपेक्षा ज्यादा रिएक्टिव है, यानी कॉपर मेटल लेस रिएक्टिव होने के वजह से जिंक सल्फेट में से जिंक को डिस्प्लेस नहीं करेगा, और जब डिस्प्लेस नहीं करेगा तो रिएक्शन नहीं होगा।
तो सीधा सीधा रिलेशन है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को सब्स्टिट्यूट या डिस्प्लेस करेगा। हम बात कर लेते हैं कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है किसके कंपैरिजन में। तो उसके लिए मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज है जो ये डिसाइड करती है कि कौन सा सब्सटेंस ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा सब्सटेंस लेस रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है हमारी? तो रिएक्टिविटी सीरीज है, सबसे पहले है हमारा पोटेशियम, ये ज्यादा रिएक्टिव होता है बेरियम की अपेक्षा। हम इसको ऊपर नीचे करके पहले लिख लेते हैं। पोटेशियम ये इससे लेस रिएक्टिव होता है बेरियम, फिर है हमारा कैल्शियम, फिर है हमारा सोडियम, फिर है हमारा मैग्नीशियम, इसके बाद है हमारा एल्यूमिनियम, फिर जिंक और फिर आयरन, निकिल, टिन और फिर है हमारा लेड। यानी जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे हमारी जो रिएक्टिविटी होगी वो रेगुलरली डिक्रीज करती जाएगी। यानी पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा, उससे कम बेरियम, उससे लेस रिएक्टिव कैल्शियम, उससे लेस रिएक्टिव सोडियम, उससे लेस रिएक्टिव मैग्नीशियम, उससे लेस रिएक्टिव एल्यूमिनियम, उससे लेस रिएक्टिव जिंक, फिर आपका आयरन, फिर आपका निकिल, उसके बाद टिन, उसके बाद से लेड। अब अगर लेड के बाद का अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज देखें तो लेड के बाद आता है हमारा हाइड्रोजन। ये हमारा मिडिल पार्ट इसको मान सकते हैं अपनी रिएक्टिविटी सीरीज का। यानी हाइड्रोजन से ऊपर ये जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स की कैटेगरी में आएंगे। और इससे नीचे जो एलिमेंट होंगे यानी हाइड्रोजन से, वो हमारे लेस रिएक्टिव मेटल होंगे। हाइड्रोजन से नीचे आने वाले एलिमेंट कौन कौन से हैं? तो हाइड्रोजन से नीचे आता है हमारा कॉपर, हाइड्रोजन से नीचे आएगा हमारा मरकरी, हाइड्रोजन से नीचे आएगा हमारा सिल्वर, हाइड्रोजन से नीचे आएगा हमारा गोल्ड, हाइड्रोजन से नीचे आएगा हमारा प्लैटिनम। यानी हमारे पास जो रिएक्टिविटी सीरीज है, इस रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस है पोटेशियम और सबसे लेस रिएक्टिव सब्सटेंस है हमारा प्लैटिनम। ये तो बात हो गई मेटल्स के लिए। अगर नॉन मेटल्स हो तब, तो नॉन मेटल्स पर जाने से पहले हम एक एग्जांपल यहां देख लेते हैं और फिर तब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास सब्सटेंस है आयरन और हमने रिएक्ट कराया HCl के साथ। तो यहां आयरन इस HCl में मौजूद हाइड्रोजन की अपेक्षा ज्यादा रिएक्टिव है। दैट्स व्हाई आयरन इस HCl में मौजूद हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट या डिस्प्लेस करेगा और कंपाउंड बनाएगा FeCl2 एंड प्लस हाइड्रोजन गैस। ध्यान रखेंगे मैं जितने भी रिएक्शंस लिखूंगा वो सारे के सारे रिएक्शंस अनबैलेंस्ड होंगे। पीछे लेक्चर में आपको बैलेंसिंग सिखाई जा चुकी है, आप प्रत्येक रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो कहने का मतलब सीधा सीधा है कि ऊपर आने वाले जो मेटल्स हैं वो नीचे आने वाले मेटल को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर सकते हैं। रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। अगर बात नॉन मेटल्स की करें तो नॉन मेटल्स के लिए भी हमारे पास एक छोटी सी रिएक्टिविटी सीरीज है। उस रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो सब्सटेंस है वो है हमारा फ्लोरीन। फ्लोरीन से लेस रिएक्टिव है क्लोरीन, फिर है हमारा ब्रोमीन और फिर है हमारा आयोडीन। यानी इस सीरीज में जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेंगे हमारी जो रिएक्टिविटी होगी वो रिएक्टिविटी रेगुलरली डिक्रीज करती जाएगी। यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है हमारा फ्लोरीन और सबसे लेस रिएक्टिव है हमारा आयोडीन। तो कहने का मतलब किसी भी कंपाउंड में हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अगर उसके कंपाउंड से सब्स्टिट्यूट करता है तो फिर रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और इसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। आइए, एक एग्जांपल आपका जिंक का लिया गया था, दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम। अगर आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराएं
तो आप पाएंगे कि आयरन रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर की अपेक्षा ऊपर है या पहले आता है। इसका मतलब कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस होगा इन कंपैरिजन टू कॉपर के, इसलिए आयरन इस कॉपर को सब्स्टिट्यूट करेगा और सब्स्टिट्यूट करने के बाद कंपाउंड बनाएगा हमारा आयरन सल्फेट एंड प्लस कॉपर। तो कोई भी हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को उसके कंपाउंड में से सब्स्टिट्यूट करके नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करे तो फिर रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर जिंक को रिएक्ट कराया जाए H2SO4 के साथ तो यहां जिंक हाइड्रोजन की अपेक्षा ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस है। दैट्स वाई जिंक इस हाइड्रोजन को उसके कंपाउंड में से सब्स्टिट्यूट करेगा, डिस्प्लेस करेगा और कंपाउंड बनाएगा ZnSO4 एंड प्लस H2। ध्यान रखेंगे, अगर हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस को कंपाउंड में से सब्स्टिट्यूट करना हो किसी लेस रिएक्टिव सब्सटेंस के द्वारा तो फिर यह पॉसिबल नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं उसके लिए भी हम। अगर मान लेते हैं हमारे पास रिएक्शन है CuCl2 प्लस Pb, तो कंपाउंड हमारा बनेगा इस रिएक्शन के दौरान, चूंकि लेड ज्यादा रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू कॉपर के, देयरफॉर द कंपाउंड विल बी PbCl2 एंड प्लस कॉपर। ये हमारा कंपाउंड बनेगा। लेकिन अगर हम रिएक्शन लिख लें कि Al2O3 प्लस आयरन तो क्या होगा? अब अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज को ध्यान दें तो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग आयरन पहले आने वाला सब्सटेंस है। एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में आयरन जो है वो बाद में आने वाला सब्सटेंस है, यानी एल्यूमिनियम आयरन की अपेक्षा ज्यादा रिएक्टिव है। दैट्स व्हाई एल्यूमिनियम को आयरन सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा, क्योंकि आयरन लेस रिएक्टिव सब्सटेंस है और एल्यूमिनियम हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस है। तो एल्यूमिनियम चूंकि ज्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस है, इसलिए इसके कंपाउंड में से आयरन के द्वारा इसे सब्स्टिट्यूट नहीं किया जाएगा और हमारा इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। कुल मिलाकर के अगर किसी रिएक्शन के दौरान हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस या एलिमेंट लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को उसके कंपाउंड से सब्स्टिट्यूट करता है तो डिस्प्लेसमेंट है, नहीं करेगा तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है। और कम नहीं करेगा तो अगर किसी रिएक्शन के दौरान हम कोई लेस रिएक्टिव एलिमेंट को किसी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट के कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वहां रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। यह था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला जो हमारा रिएक्शन आएगा इसी में, वो रिएक्शन है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से कंफर्म है, इस बार दो बार डिस्प्लेसमेंट की प्रोसेस होगी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज हो। दैट मीन्स आयंस का एक्सचेंज तभी पॉसिबल होगा जब रिएक्शन में मौजूद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स आयनिक होंगे, यानी कुल मिला के रिएक्शन आयनिक होगा। तो अगर किसी आयनिक रिएक्शन के दौरान एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस को, अपने ही तरह के किसी दूसरे सब्सटेंस को उसके कंपाउंड से सब्स्टिट्यूट करता है, डिस्प्लेस करता है, तो रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। यानी हाईली रिएक्टिव कैटायन लेस रिएक्टिव कैटायन को और हाईली रिएक्टिव एनायन लेस रिएक्टिव अनायन को उसके कंपाउंड से अगर सब्स्टिट्यूट करें तो रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। सिंपल टर्म में अगर देखा जाए तो दोज रिएक्शंस इन विच exchange of ions takes place is called double displacement reaction. Those reactions in which exchange of ions takes place are called double displacement reaction. एग्जाम्पल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल है हमारा कि अगर हम बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 को सोडियम सल्फेट Na2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होगा?
तो अगर BaCl2 को देखा जाए तो ये Ba2 प्लस और Cl माइनस आयन है, जबकि Na2SO4 को देखा जाए तो Na प्लस आयन और SO4 2 माइनस आयन है। तो मैंने अभी बताया आपको कि हाईली रिएक्टिव कटायन लेस रिएक्टिव कटायन को और हाईली रिएक्टिव एनायन लेस रिएक्टिव एनायन को सब्स्टिट्यूट करेगा, तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद दो नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा? तो इसका क्लोरीन इस वाले कंपाउंड में मौजूद जो हमारा Na प्लस आयन है उसके साथ कंबाइन होगा, जबकि Ba2 प्लस आयन और Sa4 2 माइनस आयन ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, तो दो कंपाउंड्स हमारे सामने बन करके आएंगे। कंपाउंड होगा हमारा NaCl और प्लस BaSO4। यहां जो BaSO4 है ये एक प्रेसिपिटेट होगा, दैट मींस कि ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होगा और टेस्ट ट्यूब में नीचे की तरफ सेटल डाउन होगा। तो आप इस रिएक्शन में देख रहे हैं कि दो आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं एक दूसरे से, देयरफॉर द रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेरियम 2 प्लस आयन ने सोडियम प्लस आयन को सब्स्टिट्यूट किया है या डिस्प्लेस किया है, और क्लोराइड आयन ने सल्फेट आयन को सब्स्टिट्यूट या डिस्प्लेस किया है, इसलिए रिएक्शन हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ऐसा रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज हो, कैटायन कैटायन को और एनायन एनायन को डिस्प्लेस करता हो, उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं हम। एग्जांपल है हमारा AgNO3 प्लस NaCl। यहां मौजूद सोडियम प्लस आयन और क्लोराइड आयन है, जबकि AgNO3 में Ag प्लस आयन और NO3 माइनस आयन है। यहां Na प्लस आयन हाईली रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू Ag प्लस आयन के, इसलिए Ag प्लस आयन को सब्स्टिट्यूट करेगा Na प्लस आयन और कंपाउंड क्या बनेगा? तो कंपाउंड बनेगा NO3 इस Na के साथ कंबाइन होगा और बनाएगा NaNO3, दैट मींस कि सोडियम नाइट्रेट, और फिर Ag और ये Cl दोनों कंबाइन होकर के बनाएगा AgCl। इस रिएक्शन में भी दो आयंस एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं, देयरफॉर रिएक्शन विल बी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला जो हम एग्जांपल लेंगे वो एग्जांपल है हमारा NaOH प्लस HCl। तो इस कंपाउंड में अगर देखा जाए तो सोडियम हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट या डिस्प्लेस करेगा और कंपाउंड बनाएगा हमारा NaCl, और H और OH दोनों आपस में कंबाइन होकर के बनाएगा H2O। यानी कुल मिला करके अगर किसी रिएक्शन के दौरान आयंस का एक्सचेंज होगा तो बनने वाले कंपाउंड्स आयनिक होंगे और रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। हाईली रिएक्टिव कैटायन लेस रिएक्टिव कैटायन को और हाईली रिएक्टिव एनायन लेस रिएक्टिव एनायन को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करेगा, तो रिएक्शन हमारा कहलाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है? तीसरा जो हमारा रिएक्शन आता है इस कैटेगरी में वो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बात करेंगे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की। नाम से कंफर्म है, ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बने। दोज रिएक्शंस इन विच प्रेसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब प्रेसिपिटेट क्या है तो पीछे भी डिस्क्रिप्शन में लिया जा चुका है कि ऐसा कोई सब्सटेंस जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व ना हो वो प्रेसिपिटेट है। अब प्रेसिपिटेट अगर फॉर्म होता है किसी रिएक्शन के दौरान तो हम उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। जनरली जितने भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होंगे वो एक्चुअली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी होंगे। यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में श्योरली एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा और जब प्रेसिपिटेट बनेगा तो वो एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होगा। यानी all precipitation reactions are double displacement reactions।
एग्जाम्पल लीजिए। तो एग्जाम्पल पहला वाला वही हम ले लेते हैं कि BaCl2 जब रिएक्ट करेगा Na2SO4 के साथ तो क्या बनाएगा, तो कंपाउंड बनेगा हमारा BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। यहां जो बेरियम सल्फेट है ये एक प्रेसिपिटेट है, नीचे सेटल डाउन होगा टेस्ट ट्यूब में। तो बेरियम सल्फेट एक प्रेसिपिटेट है, इसलिए रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। चूंकि रिएक्शन के दौरान बेरियम सल्फेट बन रहा है इसलिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा। दूसरा एग्जांपल आप देख लीजिए, कॉपर सल्फेट को अगर रिएक्ट कराया जाए अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ NH4OH के साथ, फिर से समझिए, हमने रिएक्ट कराया है कॉपर सल्फेट को अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहां भी डिस्प्लेसमेंट होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, और डबल डिस्प्लेसमेंट की वजह से कॉपर रिएक्ट करेगा OH के साथ और बनाएगा CuOH का ट्वाइस, और प्लस अमोनियम इस सल्फेट आयन से जुड़ करके बनाएगा NH4OH। यहां जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है ये एक प्रेसिपिटेट होगा, नीचे सेटल डाउन होगा, यानी ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं हम, अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड को AlCl3 को रिएक्ट कराया जाए NH4OH के साथ, तो यहां एल्यूमिनियम सब्स्टिट्यूट करेगा NH4 को, यानी एल्यूमिनियम आयन अमोनियम आयन को सब्स्टिट्यूट करेगा और बनाएगा AlOH थ्राइस एंड प्लस NH4Cl। यहां जो AlOH थ्राइस है, इस AlOH थ्राइस में हमारा AlOH थ्राइस जो होगा वो एक प्रेसिपिटेट होगा, नीचे सेटल डाउन होगा। कुल मिलाकर के अगर हम कोई रिएक्शन ऐसा लेते हैं जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है तो फिर वो रिएक्शन हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाएगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम, कॉपर सल्फेट को अगर H2S से रिएक्ट कराया जाए तो फिर यहां बनेगा हमारा कॉपर सल्फाइड Cu2S, और फिर बनेगा हमारा H2SO4। यहां कॉपर सल्फाइड जो Cu2S बना है ये एक प्रेसिपिटेट होगा, रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ है, देयरफॉर द रिएक्शन इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। कुल मिलाके ऐसे सभी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनेगा वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। जिसमें प्रेसिपिटेशन होगा वो निश्चित रूप से एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होगा। आज के लेक्चर का जो हमारा लास्ट रिएक्शन है वो है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाम से कंफर्म है, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब न्यूट्रलाइज हो जाना, यानी किसी भी रिएक्शन के दौरान अगर दो अपोजिट कैरेक्टर वाले सब्सटेंसेस एक साथ कंबाइन किए जाएं और दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर दें, न्यूट्रलाइज कर दें, तो फिर उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। जनरली जब एक एसिड रिएक्ट करता है एक बेस के साथ और बनाता है सॉल्ट और वाटर, तो हम इसे एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है सॉल्ट और वाटर, और रिएक्शन को हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कोई भी एसिड और कोई भी बेस लीजिए, निश्चित रूप से सॉल्ट और वाटर बनेगा। जब हम थोड़ा सा और हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां वाटर कंपलसरी नहीं होता है एसिड और बेस के रिएक्शन के दौरान, लेकिन एसिड और बेस जब रिएक्ट करेगा तो एक साल्ट श्योरली बनेगा, और जब साल्ट का फॉर्मेशन होगा तो रिएक्शन हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, अगर NaOH जो कि एक बेस है रिएक्ट करेगा HCl के साथ जो कि एक एसिड है, तो बनाएगा हमारा NaCl, एक सॉल्ट है और प्लस वाटर। यानी कुल मिला के एक एसिड एक बेस से रिएक्ट होने पर सॉल्ट और वाटर बनेगा, रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का बहुत बड़ा रोल है। हम इसकी और डिटेलिंग चैप्टर नंबर जो हमारा सेकंड होगा एसिड बेस एंड साल्ट, वहां पर करेंगे। फिलहाल एक दो रिएक्शंस हम देखेंगे और इसके कुछ जनरल एप्लीकेशंस देखेंगे। डिटेलिंग हम चैप्टर नंबर सेकंड में करेंगे। एक और एग्जांपल ले लीजिए इसका, हम अगर
H2SO4 को यानी सल्फ्यूरिक एसिड को, जो कि एक एसिड है, रिएक्ट करा देते हैं हम KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो बनाएगा हमारा K2SO4 जो कि एक सॉल्ट है, पोटेशियम सल्फेट और प्लस वाटर। यानी अगर किसी रिएक्शन के दौरान एसिड और बेस रिएक्ट करके साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं तो रिएक्शन हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगा। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसका क्या है? तो आपने सुना होगा जब बहुत ज्यादा फूड ले लिया जाए या फूड न लिया जाए, पेट खाली हो, तो उस दौरान हमारे स्टमक में HCl प्रोड्यूस होता है। ये HCl एसिडिटी काज करता है। इस एसिडिटी को दूर करने के लिए हम एंटासिड मेडिसिन लेते हैं। ये एंटासिड मेडिसिन एक्चुअली कंटेन क्या करता है? तो इन सभी एंटासिड मेडिसिन के अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नाम का एक केमिकल सब्सटेंस इंक्लूड होता है, जो कि एक बेस है। यानी स्टमक की एसिडिटी को दूर करने के लिए हम बेसिक नेचर वाले मेडिसिन का यूज करते हैं। दूसरा एग्जांपल, अगर चींटियां काटे तो चींटियां काटने के बाद रिलीज करती हैं अपनी डंक के साथ, अपनी स्टिंग के साथ फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड बॉडी के अंदर ईचिंग और पेन रिलीज वो काज करता है। अगर हम इससे बचना चाहते हैं तो जहां भी इसका स्टिंग हो, जहां भी इसकी बाइट हो, वहां पर अगर हम बेसिक सब्सटेंसेस रब कर दें तो फिर हमें दर्द से रिलीफ मिलती है, क्योंकि वहां न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, साल्ट और वाटर बन जाता है। इसी तरीके से येलो वास्प अगर हमें बाइट करता है तो वो बाइट करने के बाद बेसिक सब्सटेंस रिलीज करता है हमारी बॉडी के अंदर, जिससे स्वेलिंग और पेन और इचिंग होती है। इससे बचने का तरीका यह है कि उस बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उस जगह पर एसिड का यूज कर लें। कुल मिलाकर के जहां भी बेस है वहां न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड का यूज करते हैं, और जहां एसिड है वहां न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस का यूज करते हैं। तो अगर किसी रिएक्शन के दौरान एसिड और बेस आपस में कंबाइन हो और साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करे तो रिएक्शन हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगा। 4 टॉपिक्स आज हमने पढ़े। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करेगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें हमने ये पढ़ा कि आयंस का एक्सचेंज होगा। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हमने पढ़ा, जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो, उसको प्रेसिपिटेशन कहेंगे। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी एसिड और बेस मिल करके अगर साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेंगे तो उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। आज के लिए, आज के लेक्चर में केवल 4 रिएक्शंस हम लोग रखते हैं। आगे के रिएक्शंस के लिए हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन, हैव अ गुड डे।